तो बेटा ये जो है मोनोटोनिसिटी का लेक्चर 2 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटा 3 पार्ट होते हैं। तो सेकंड चैप्टर चल रहा है एओडी वाला, एओडी का सेकंड पार्ट, और उसका बेटा लेक्चर 2 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ बेटा हमारे पास 2 थ्योरम होती है। एक होती है रोल्स थ्योरम, और बेटा एक होती है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसे शॉर्ट में LMBT भी बोला जाता है। ठीक है भैया, तो देखिए हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं या ये थ्योरम्स कैसी है। बेटा देखिए अभी लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, फिलहाल रोल्स थ्योरम हेडिंग डालिए आप। ठीक है बेटा, रोल्स थ्योरम क्या कहता है, जरा वो बात सुनिए बेटा। अगर मेरे पास ये कहता है कि इफ, अच्छा रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशन होनी जरूरी है। कभी बोला जाए ना कि क्या इस फंक्शन पर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये 3 कंडीशन देखेंगे। अगर इन 3 कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा हमारा फंक्शन, तो ही रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, देखिए इफ f is a continuous function in a, b। दूसरी बात, if f is a differentiable function in a, b and if fa equal to fb। बात समझ में आ रही है भैया? अगर ये 3 बातें हो, कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो इस पूरे इंटरवल में, और जो fa पर वैल्यू है वही वैल्यू fb की हो, मतलब a और b पॉइंट पर वैल्यू भी सेम हो, तो इसका मतलब है कि बेटा रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। इस पर रोल्स थ्योरम की हम बात कर सकते हैं। इनमें से एक भी कंडीशन अगर गलत हो गई तो बोल देना कि रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो यहाँ रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है। कि रोल्स थ्योरम क्या बोलेगी इसके बारे में आप वो देखिए। अगर ये 3 कंडीशन है, देन देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट C belongs to a, b, मतलब ए बी के अंदर में कोई एक C पॉइंट ऐसा जरूर है where f dash C equal to 0 हो जाए। मेरा मतलब ये है, इसने बेटा ऐसे बोला कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, और f इक्वल टू एफ बी है। देखिए मान लीजिए ये है बेटा x इक्वल टू a पॉइंट, मान लीजिए बेटा ये है x इक्वल टू b पॉइंट। ये अगर मेरे पास निकल के जा रहा है बेटा x एक्सिस, और बेटा ये मेरे पास निकल कर जा रहा है y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, तो यार a और b की वैल्यू सेम है, यहाँ पे fa भी यही है और बेटा fb भी यहीं पर है। सही है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, जो यहाँ भी इसी के सामने है, यहाँ भी इसी के सामने है। अच्छा, तो इसने बोला कि बीच में कहीं ना कहीं f डैश 0 जरूर हुआ होगा। बेटा f डैश 0 होने का मतलब क्या है, फंक्शन हॉरिजॉन्टल हुआ होगा। सही बात है नहीं? आपको पता है कि मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट पे क्या होता है बेटा, f डैश 0 होता है। तो मतलब बीच में बेटा कहीं ना कहीं मैक्सिमा या मिनिमा जरूर मिला होगा ना, a से b के बीच में, अगर ऐसा कुछ है तो। बेटा एक बात बताइए कि अगर a से b के बीच की यहाँ बात करें तो कहीं ना कहीं फंक्शन हॉरिजॉन्टल जरूर हुआ होगा, मैक्सिमा मिनिमा भी छोड़ो। जब बेटा देखो a पर भी वही है,
और वापस घूम के बी पे भी वहीं आना है, तो बीच में फंक्शन को घुमाना पड़ा होगा। बीच में फंक्शन अगर घुमा होगा तो बेटा फंक्शन हॉरिजॉन्टल हुआ होगा, और जहां फंक्शन हॉरिजॉन्टल होता है उसका स्लोप क्या होता है, 0। तो इस पॉइंट पर बेटा क्या हो गया, एफ डैश जो है वो 0 हो गया बेटा। तो मान लीजिए अगर ये पॉइंट सी है तो बेटा क्या हुआ, एफ डैश सी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? एक से ज्यादा पॉइंट भी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बात समझ में आई कि मतलब ये है कि पहली बात तो रोल्स थ्योरम की बात सिर्फ तब करेंगे जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इस इंटरवल में, और एफ ए पर जो वैल्यू है और बी पर जो वैल्यू है, मतलब दोनों कॉर्नर पे जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। और क्यों हुआ, क्योंकि बेटा बीच में कहीं ना कहीं इसको मुड़ना पड़ेगा, तभी तो वापस बी की वैल्यू को भी सेम कर पाओगे जो ए की वैल्यू थी। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। हो सकता है मल्टीपल जगह मुड़ा हो बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि ए और बी अगर मुझे सेम करना है, मान लीजिए ये है बेटा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पॉइंट, ये क्या हो गया बेटा, एफ ए या एफ बी दोनों सेम है, एफ ए बोलो या फिर बेटा एफ बी बोलो, दोनों एक ही बात है, ये वैल्यू आमने सामने है। तो बेटा देखो दो तीन जगह मुड़ के भी तो आ सकता है, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ए और एफ बी इक्वल है। तो बेटा देखो यहाँ भी मुड़ा ग्राफ, यहाँ भी मुड़ा ग्राफ, यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी टर्न लिया ग्राफ, यहाँ भी टर्न लिया ग्राफ। तो बेटा यहाँ भी एफ डैश 0 और बेटा यहाँ भी एफ डैश 0। तो यहाँ कितने दो मल्टीपल वैल्यू मिली, मल्टीपल लोकेशन ऐसी मिली जहां पर मल्टीपल लोकेशन ऐसी मिली बेटा जहां पर क्या है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल हुआ है। ग्राफ जब वापस मुड़ता है तो बेटा हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना थोड़ी देर के लिए, मतलब एफ डैश 0 हो जाता है उसका। तो मतलब बेटा मुझे पता लगा कि एक जगह भी हो सकता है इसका एफ डैश 0, मल्टीपल जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है। बस मुझे ये देखना है कि भैया अगर हमारे पास एफ ए एफ बी इक्वल है, बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक जगह ऐसी जरूर होगी बीच में जहां इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत है भैया इसमें? चले आगे देखिए, लेकिन बेटा बट कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम is not true। मतलब क्या है, कई बार बोल दिया जाता है कि क्या रोल्स थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है, जरूरी है? तो बेटा देख लीजिए, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम मतलब इस थ्योरम ने क्या बोला था बेटा आपको, इस थ्योरम ने आपको बोला था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ए इक्वल टू एफ बी हो तो कहीं ना कहीं बीच में एफ डैश 0 जरूर होगा, ए से बी के बीच में। सही है? अच्छा, तो इसका कन्वर्स का मतलब तो बेटा ये हुआ ना कि अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 है फॉर सम सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब ए कोमा बी के बीच में कोई सी ऐसा जरूर है जहां इसका डेरिवेटिव 0 है, देन इट इज नॉट नेसेसरीली true that fx is continuous or f is differentiable और मतलब in this और f equal to fp हो। मतलब बेटा मेरा कहने का ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि अगर ये 3 कंडीशन ट्रू होती है तो पक्का एफ डैश सी 0 होगा बीच में कहीं, ये रोल्स थ्योरम है। लेकिन रोल्स थ्योरम का उल्टा सोचे, कोई बोले कि एफ डैश सी 0 है ए से बी के बीच में कहीं, तो भैया वो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, एफ इक्वल टू एफ बी भी होगा। तो नहीं, ये बात सही नहीं है।
क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, मान लीजिए कोई फंक्शन है ऐसे, है ना, मान लीजिए एफ इक्वल टू एफ भी, चलो मैंने कर भी दिया, लेकिन बेटा क्या पता बीच में टूटा हो फंक्शन। अभी भी तो देखो यहाँ बीच में एफ डैश जीरो हो रहा है इसका, नहीं यहाँ पे है ना बेटा, एफ डैश जीरो हो रहा है देखो इस पॉइंट पे, जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। या हो सकता है बीच में ऐसे एक जगह ऐसे मार गया हो, दो जगह शार्प कॉर्नर बना गया हो, जबकि बीच में एफ डैश क्या है, अभी भी जीरो है। या हो सकता है कि एफ भी अलग अलग रहे हो, ए अलग हो बी अलग हो। तो बेटा मेरा मतलब ये है कि अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो एफ डैश जीरो होगा, ये रोल्स थ्योरम है। लेकिन कोई बोले कि क्या रोल्स थ्योरम का उल्टा भी ट्रू है? उल्टा का मतलब आप समझ गए कि ये कि एफ डैश जीरो है तो ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये इसका उल्टा स्टेटमेंट हुआ ना, तो नहीं भैया, रोल्स थ्योरम का उल्टा ट्रू होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे चले, देखिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम का मतलब ये है ना, फोर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय 2 इन -3, मुझे इंटरवल भी दे दिया, जैसे ए कोमा भी इंटरवल होता था, एक फंक्शन दे दिया, एक इंटरवल दे दिया। मुझसे बोला कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो। इसका मतलब मुझसे बोला है कि भैया यहां रोल्स थ्योरम है, अप्लाई होगी इस पर या नहीं होगी, ये वाली बात बताओ। सही बात है बेटा, और उसको क्रॉस चेक भी करके दिखाओ। तो देखिए रोल्स थ्योरम बेटा क्या बोलता था बेटा, ये जहां तक मुझे दिख रहा है तो ये एक क्वाड्रेटिक है मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये एक e की पावर वाला फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस। तो मुझे पता चला कि पहला पॉइंट ट्रू है, f इज कॉन्टिन्यूअस। फिर मुझे चूंकि बेटा रोल्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले ये हमें सोचना पड़ेगा, वेरीफाई की बात बाद में, पहले ये देखेंगे अप्लाई हो भी पाएगी या नहीं, वरना वही बोल देंगे कि नहीं रोल्स थ्योरम इस पर अप्लाई नहीं हो सकती। सही है, देखिए और f बेटा देखो ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्वाड्रेटिक, और e की पावर x वाला भी क्वाड्रेटिक वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल। कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे देखिए, मुझे पता है डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल को आप डिफरेंशिएबल हो सकता है ना बोलो, है ना, लेकिन बेटा पुराना कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना, मैंने कुछ थ्योरम्स बताई थी ना उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में। तो f डिफरेंशिएबल है। अब देखें कि f क्या f इक्वल टू f भी है, तीसरी कंडीशन है रोल्स थ्योरम की यही थी ना, a तो ये है और b ये है। तो f ऑफ -3 कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पुट करेंगे तो 3 - 3 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। f 0 कितना आ रहा है बेटा, ये 0 इंटू समथिंग इज 0। तो मुझे पता लगा कि f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ 0 है, मतलब मैं कह सकता हूं कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है। तो अभी वेरीफाई नहीं हुई, अभी क्या हुआ, ये गारंटी हो गई कि यहां रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। सही है, क्योंकि अगर ये तीन कंडीशन ट्रू होती हैं तो मतलब रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड। यहां मुझे कंफर्म हो गया कि क्योंकि ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं इसलिए रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। कोई दिक्कत है इसमें? और आगे देखें बेटा, देखिए अब मान लीजिए कि मुझे कुछ ऐसा करना था बेटा, ये रोल्स थ्योरम तो अप्लाई हो चुकी, अब मान लीजिए मुझे तो अब क्रॉस चेक करना था ना रोल्स थ्योरम को, तो मुझे ये भी दिखाना है कि रोल्स थ्योरम तो अप्लाई हो रही है। अब वेरीफाई कब होगी, जब मैं दिखा दूं कि हाँ ए से बी के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर एफ डैश 0 है। तो मान लीजिए मैंने इसका एफ डैश किया, मैंने एफ डैश एक्स निकाला बेटा, इसमें ये क्वाड्रेटिक इंटू दिस समझ लो, एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, तो ये हो जाएगा
2x प्लस 3 इंटू, ये ऐसे रह जाएगा, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से कर लो, फिर क्या आएगा बेटा, फिर ऐसे आएगा माइनस x प्लस 3 बाई 2 इंटू ई की पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू 0 किया, एफ डैश को 0 करके देखेंगे ना बीच में कहीं 0 हो रहा है क्या बेटा, कुछ कॉमन आ रहा है, ई की पावर माइनस x बाई 2 अपॉन 2, ये कॉमन ले लीजिए, ये हो गया मेरे पास बेटा 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया बेटा मेरे पास, ये तो 0 हो नहीं सकता तो नीचे वाले फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, ये हो गया बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की बेटा दो वैल्यू आ गई, एक आ गया 3 और एक आ गया बेटा माइनस 2। तो कौन सी वैल्यू इसके अंदर है बेटा, कौन सी वैल्यू इसके अंदर है बेटा, -2 इसके अंदर है इस इंटरवल के। तो मतलब ये हुआ कि प्रूव कर दिया हमने कि प्रूव दैट के c इक्वल टू -2 पर इन दिस इंटरवल f डैश c इक्वल टू 0 हो रहा है, मीन्स रोल्स थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर वेरीफाई का नंबर आए तो पहले आप चेक करेंगे ये तीनों कंडीशन, अगर ये तीनों ट्रू हैं, अगर ये तीनों ट्रू होती हैं तो सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि हाँ रोल्स थ्योरम इस पर अप्लाई होगी। और वेरीफाई करना, और वेरीफाई का मतलब होता है क्रॉस चेक करके दिखाओ। तो इसके बाद एफ टेस्ट भी निकाल के दिखाएं, तो इस इंटरवल के अंदर एफ टेस्ट 0 आना चाहिए, बाहर वाले पॉइंट पे नहीं, इसके अंदर वाले पॉइंट पे आना चाहिए। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, और आगे देखिए और क्या क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ c, है ना, इस तरह क्वेश्चन आएगा आपके पास कई बार, डिफाइंड इन रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम ऑन फंक्शन या फॉर फंक्शन भी आ सकता था, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इन 0 से पाई। ठीक है भैया? तो बात कुछ ऐसी है बेटा कि जब कभी देखिए, जब कभी ऐसा आए कि हमसे बोला जाए कि c की वैल्यू बताओ जो कि रोल्स थ्योरम में डिफाइंड थी, तो हम उस केस में बेटा ऐसे करते हैं, हम समझ जाएंगे कि c क्या बोला था रोल्स थ्योरम में, इस तरह क्वेश्चन यूज होगा। पहली बात तो मुझे दिख रहा है ये डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल है, और डिनोमिनेटर देखो 0 भी नहीं हो सकता e की पावर x, मैं बोलता था ना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए वरना खतरा हो जाता है। तो f इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। दूसरी बात बेटा क्या है, कॉन्टिन्यूअस अपॉन कॉन्टिन्यूअस, तो f इज कॉन्टिन्यूअस और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है इन दिस इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बेटा? और देखिए बेटा, अब f इक्वल टू एफ भी चेक करते हैं। f 0 कितना है बेटा, साइन 0 अपॉन e की पावर 0 मतलब 0। f पाई कितना है बेटा, साइन पाई अपॉन e की पावर पाई मतलब 0। तो मुझे पता क्या लगा बेटा, f 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, देखते हैं और आगे। तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों से मुझे पता लगा कि रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड। भाई अगर अप्लाई नहीं होती तो सीधे बोल देते ना ऐसा कोई सी नहीं आ सकता, इसीलिए पहले अप्लाई करके देख लिया करो जब भी रोल्स थ्योरम की बात आए। रोल्स थ्योरम अप्लाइड। अब देखते हैं बेटा और आगे, इसने बोला था सी की वैल्यू बताओ, तो बेटा रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है मुझे पता है, तो क्या बता रहा है मुझे, इस 0 से पाई के अंदर एफ डैश जहां 0 है वो पॉइंट होता था सी, तो मुझे सी निकाल के देना है। तो एफ डैश एक्स कितना है हो गया बेटा,
डिफरेंशिएट कर लीजिए। ये हो गया मेरे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स के हिसाब से कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो एफ डैश सी को मैं जीरो करूंगा, एफ डैश सी करके जीरो करा, एफ डैश सी इक्वल टू जब मैंने जीरो किया तो बेटा ये आ गया मेरे पास, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा, तो कोस सी ई की पावर सी कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन सी इक्वल टू जीरो। यहां से आ जाएगा बेटा फिर वो कोस सी इक्वल टू साइन सी, मतलब टेन सी इक्वल टू जीरो, सॉरी 1, मतलब सी को बेटा हमें सिर्फ जीरो से पाई के बीच के वैल्यू की बात करनी है। जीरो से पाई में क्या वैल्यू आएगी सी की, ऐसे जहां 1 हो टेन सी की वैल्यू पाई बाय 4। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो मतलब मैंने सी की वैल्यू निकाल के दे दी। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सी जो डिफाइन किया गया था रोल्स थ्योरम, उसकी वैल्यू बताइए इस फंक्शन के लिए। तो जब भी भैया रोल्स थ्योरम की बात आएगी तो पहले आप वेरीफाई करेंगे कि क्या रोल्स थ्योरम अप्लाइड है, ये तीनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर तीनों में से एक भी गलत हुई तो बोल देना कि नहीं बेटा रोल्स थ्योरम अप्लाई हो ही नहीं सकती, इसलिए क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बेटा अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो तो रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है। अब वेरीफाई करना हो तो एफ डैश सी करके जीरो करके दिखा दो। इसने बोला सी की वैल्यू बताओ तो एफ डैश सी जीरो करके दिखाओ, सी की वैल्यू निकाल के बता दो। सही बात है बेटा, देखिए वहां जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा। देखिए सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस में भी एओडी का होता है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हम चल रहे हैं, और इसमें भी रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा पूरे कैलकुलस में। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन देखिए बेटा, मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है लेट n belongs to capital N, मतलब n is natural number if value of C prescribed in Rolle's theorem for function fx equal to 2x into x minus 3 की पावर n on 0 से 3 is 3/4। ठीक है बेटा, देन n की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, n इज नेचुरल नंबर पहले बोल दिया गया है बेटा। इसने क्लियरली क्या बोला कि c की जो वैल्यू है जो प्रेस्क्राइब की गई थी रोल्स थ्योरम में, उसकी वैल्यू 3/4 है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये कहना चाह रहा है कि ये जो रोल्स थ्योरम में जो c होता है ना वो एफ डैश सी इक्वल टू 0 जो होता है, तो वो एफ डैश 3/4 इक्वल टू 0 हुआ था। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है भाई रोल्स थ्योरम में जो एफ डैश सी 0 होता है, तो इसने बोला कि c की वैल्यू 3/4 है, मतलब रोल्स थ्योरम में एफ डैश 3/4 0 हुआ होगा इसका मतलब। तो बेटा पहले देखिए कि रोल्स थ्योरम अप्लाई हो भी पाएगा या नहीं। देखिए कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भैया, ऐसे ही डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, तो एफ इज डिफरेंशिएबल। तीसरी बात बेटा अगर मैं देखूं तो एफ ऑफ 0 कितना हो रहा है, 0 इंटू समथिंग 0। एफ ऑफ 3 कितना हो रहा है बेटा 0। सही है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 3, मतलब एफ इक्वल टू एफ। तो मतलब मुझे पता लगा कि रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड। रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड। ठीक है भैया, अब देखिए रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड, तो मतलब एफ डैश सी 0 होना जरूरी है। तो मतलब एफ डैश 3/4 इक्वल टू इसने क्या दिया है 0। इसका मतलब ये हुआ कि रोल्स थ्योरम वाला सी 3/4 दिया, मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है और एफ डैश 3/4 0 हुआ होगा इसमें, ये यही कहना चाह रहा है। तो सी की जगह 3/4 रख दे, तो बेटा एफ डैश निकालो पहले। एफ डैश एक्स कितना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा,
2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर n प्लस 2n x इंटू एक्स माइनस 3 की पावर n माइनस 1। ठीक है भैया, देखिए ये हो गया x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 और जी x माइनस 3 और क्या आ रहा है बेटा प्लस एन एक्स। तो x प्लस 3 प्लस एन एक्स मैं लिख दूँ इसको n प्लस 1 x माइनस 3। ठीक है भैया, अब देखिए तो बेटा इसने क्या बोला था कि f डैश 3/4 तो 0 है, चूंकि f डैश c 0 होता है रोल्स थ्योरम में और c की वैल्यू 3/4 दी थी, ये गिवन है हमारे पास। तो बेटा x की जगह 3/4 रख के 0 करवा दीजिए। जब 3/4 रखेंगे तो ये यहाँ से तो ये तो 0 हो नहीं पाएगा, 3/4 माइनस 3 की पावर दिस ये तो 0 हो नहीं पाएगा। यहाँ रख के देख लो, जब रख तो समथिंग ये इसकी जगह ये आ जाएगा इनटू यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा बेटा n प्लस 1 इंटू 3/4 और जी माइनस 3 इक्वल टू 0। कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास n प्लस 1 इक्वल टू 4 n इक्वल टू 3। ये बेटा मेरे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, तो समझ में आ रही है चीज है कि रोल्स थ्योरम में सी की क्या इंपॉर्टेंस है। सी वो होता है जो आप कह सकते हो 0। और देखिए बेटा चले बेटा आगे और देखिए एक मिनट बेटा, लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास दिया हुआ है कि लेट एफ बी, मतलब मैं बोल दिखाना चाह रहा हूं कि काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दिखेंगे लेकिन आपको डरना नहीं है। एफ बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए कोमा बी इफ एफ एक्स इक्वल टू, बेटा कैपिटल एफ एक्स सही है, स्मॉल एफ एक्स अलग है, कैपिटल एफ एक्स अलग है, दोनों यूज हुए हैं इसमें। दिस एफ टी डी टी ऐसा कुछ हो गया माइनस ए से बी एफ टी डी टी इंटू 2x माइनस ए प्लस बी ऐसा। देन देयर एग्जिस्ट सम c belongs to a comma b such that, बेटा अब मुझे क्या हुआ है कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे ए ऑप्शन है इंटीग्रेशन ए से सी एफ टी डी टी इक्वल टू सी से डी एफ टी डी। ठीक है, और देखिए दूसरा ऑप्शन है ए से सी एफ टी डी टी माइनस सी से बी एफ टी डी टी एफ सी ए प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, और देखिए ए से सी एफ टी डी टी इंटीग्रेशन माइनस सी से बी एफ टी डी टी, और देखिए बेटा इक्वल टू एफ सी इंटू 2c माइनस ए प्लस बी। ये मेरे ऑप्शन दिए हुए हैं। और जी डी ऑप्शन है बेटा मेरे पास ए से सी एफ टी डी टी प्लस सी से बी एफ टी डी टी इक्वल टू एफ सी
इंटू 2c माइनस a प्लस बी। तो बेटा ये कुछ ऑप्शंस है मेरे पास, अब देखता हूं कि किस तरह मुझे सोचना है। मुझे दिख रहा है बेटा कि देखो किसी भी ऑप्शन में अगर आप ध्यान दे रहे हो, किसी भी ऑप्शन में x नहीं है, तो बेटा लिमिट में तो x है, x खत्म हुआ होगा। बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट, देखो एक तो आदत डालो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब लिमिट में x हो और fx की बात कर रहा हो तो डिफरेंशिएट करना ही है। कैलकुलस के 99% क्वेश्चन में आज तक यही हुआ है कि लिमिट में x हो तो बेटा आपको याद है वो लेबनीज रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करते थे, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखा था, वो करना ही होता है बेटा। तो आप ये वाली आदत डालेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए कि मान लीजिए ये लिमिट आई, लिमिट में x आया। बेटा एक बात बताओ पहले मुझे, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और बेटा एक इंटरवल भी दिया है, तो एक इंटरवल दिया हो और डिफरेंशिएशन की बात हुई हो और देयर एग्जिस्ट सम c आया हो। फिर से सुनिए, एक इंटरवल दिया, देयर एग्जिस्ट सम c इन दिस इंटरवल और f डैश की बात हुई, तो f डैश तो सीधे इस इंटरवल में कहीं c ऐसा जरूर है जहां f डैश, वो तो सीधे हमें ध्यान आ जाता है रोल्स थ्योरम में, ऐसा तो रोल्स थ्योरम में हुआ था। तो हम सोचेंगे उसके बारे में, अच्छा क्या fx कॉन्टिन्यूअस है, फिर हमने ये सोचा क्या f कॉन्टिन्यूअस है, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या f कॉन्टिन्यूअस है। बेटा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन तो आराम से हो जाता है, तो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, तो ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएबल हुए, हर एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएबल है, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। तो डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल इनटू ये पॉलिनोमियल है लीनियर डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, तो f इज डिफरेंशिएबल, और जब डिफरेंशिएबल है बेटा तो कंटीन्यूअस भी हो, तो f इज कंटीन्यूअस एट डिफरेंशिएबल दोनों। अब हम देखेंगे क्या f a f b इक्वल है, तो f a इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, देखो a से a पहुंच जाएगा। अगर मैं f a करूं तो आपको पता है x की जगह a जाएगा, अगर x की जगह पर a जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया बेटा, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ये देख लेता हूँ भाई a से b मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कभी बेटा। हाँ ये x है बेटा, x ये इस वाले x a की जगह, हाँ तो जब जब a जाएगा x की जगह पे तो a से a अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल होगी, 0 हो जाएगा। यहां जाएगा तो क्या हो गया, माइनस a से b f dt dt। और बेटा अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो यहां जब a जाएगा तो 2a माइनस दिस, तो ये क्या हो गया a माइनस b, कोई दिक्कत है इसमें। और देखिए अच्छा एफ बी भी चेक कीजिए, एफ एफ बी इक्वल हुआ तभी हम रोल्स थ्योरम की बात कर पाएंगे ना। अगर मैं b की बात करूं तो बेटा इस बार ये 0 होगा, यहाँ b, तो b से b तक इंटीग्रेशन 0, यहाँ रखेंगे a से b, तो ये हो गया मेरे पास कितना a से b f t dt, यहाँ रखा आपने b तो 2b माइनस दिस, तो ये हो गया बेटा फाइनली b माइनस a। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए बेटा बात, अगर ये बेटा b माइनस ए हो गया है तो आपको पता है ये b माइनस ए का माइनस निकल के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वाले के इक्वल ही है, तो मुझे पता लग गया बेटा f इक्वल टू एफ बी है। तो जब मुझे समझ में आ गई बात कि यहाँ रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है, f कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f बी इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सो देयर एग्जिस्ट सम c a बिलोंग्स टू b। मैं करके देखता हूँ इसको डिफरेंशिएट, देयर एग्जिस्ट, बेटा मुझसे गलती क्या हुई, यहाँ कैपिटल F है बेटा, हम तो इस ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, अंदर वाला अलग है, कैपिटल F है ना, कैपिटल F, तो मैं कंफ्यूजन हो गया, कैपिटल F अंदर वाला स्मॉल f वो अलग है, तो f इज यहाँ भी मैं ये लिखूंगा कैपिटल F इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। हाँ तो मुझे समझ में आ गया कि रोल्स थ्योरम अप्लाई है, मतलब ये है कि रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड, क्योंकि तीनों कंडीशन उसकी फुलफिल हो रही है, रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड। अगर रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड तो मतलब f डैश c जो है वो 0 होगा, मींस f कैपिटल F डैश c इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू a, b। तो पहले मैं f डैश निकालता हूँ, फिर f डैश c को 0 करूंगा a से b के बीच में,
एफ डैश एक्स मैंने निकाला, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है बेटा, अपर लिमिट पुट करते हैं इनटू उस लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। जब ये करेंगे आप तो यहां से आएगा मेरे पास एफ डैश एफ एक्स माइनस ये आ जाएगा बेटा एफ एक्स प्लस एफ एक्स, 2fx आ जाएगा। फाइनली ये आ रहा है 2fx, ठीक है, इनटू चेन रूल के साथ इनटू अभी पहली बार में तो क्या होगा बेटा, ये ऐसे ही रखा रहेगा, ये 2x माइनस दिस चेन रूल के हिसाब से हो रहा है ना बेटा, प्लस सॉरी प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हो रहा है ना बेटा। अब क्या होगा, पहला वाला ऐसे ही रखा रहेगा इस बार, ये पहला वाला जो था ये ऐसे ही रखा रहेगा, इनटू ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस बार ये आ रहा है बेटा 2, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका डेरिवेटिव है। और बेटा चेन रूल के हिसाब से क्या था, वो सॉरी रोल्स थ्योरम ने बोला था कि एफ डैश सी 0 होगा ए से बी के बीच में, तो आप क्या कीजिए एफ डैश सी को 0 करवा दीजिए। तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, 2 तो सारे में कॉमन है, ये हो गया बेटा कितना, और जब यहाँ रखोगे ना आप सी को तो ये हो गया कितना 2c माइनस ए प्लस बी, सही है, इंटू एफ सी। और जी ये कितना हो गया बेटा, इसे मैं लिख सकता हूं, ये सी रखोगे तो ए से सी प्लस ए से सी एफ टी डी टी माइनस सी से बी एफ टी डी टी इक्वल टू क्या हो गया 0, ये 2 तो कॉमन आ गया था, इक्वल टू 0 आ गया। तो मैं ऑप्शन देखते हुए, ऑप्शन ऐसे दिख रहा है कि इंटीग्रेशन वाले एक तरफ बाकी एक तरफ, तो इंटीग्रेशन वालों को एक तरफ बचा लूं बाकी को एक तरफ, तो ये हो गया बेटा मेरे पास ए से सी दिख रहा है या ए से सी से बी ऐसे दिख रहे हैं चार, ठीक है। तो जैसे ए से सी एफ टी डी टी, मैं इंटीग्रेशन को बेटा एक तरफ बचा लिया, सी से बी एफ टी डी टी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, इसको उधर ले जाइए, तो एफ सी इंटू उधर जाके ए बी माइनस 2c ऐसे हो जाए। कौन सा वाला मैच हो रहा है देखो, 2c ए से सी से बी ऑप्शन मैच हो रहा है, बी ऑप्शन मैच हो गया, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि कैसे पहचानेंगे, आप बोलेंगे सर हमें क्या पता है बेस्ट करना है, यहाँ पे रोज थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखिए जब कभी आपसे, अभी तक आपने ज्यादा चीजें ऐसी पढ़ी ही नहीं है, आपसे बोला जाए कि इस फंक्शन इस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस है, आपसे बोला जाए देयर एग्जिस्ट सम सी इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल में कहीं ना कहीं सी ऐसा जरूर है, तो सी कहाँ पढ़ा हमने, सिर्फ रोल्स थ्योरम में पढ़ा, ठीक है। और बेटा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, क्योंकि लिमिट में एक्स दिया है उसकी जरूरत पड़ेगी ही, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया इसमें लिमिट में एक्स दे और डिफरेंशिएट ना कर पाए, समझ गए भैया। तो आप क्या करेंगे, आप समझ गए कि ये तो रोल्स थ्योरम वाली फीलिंग आ रही है कि एक इंटरवल दे दिया उसके अंदर सी एग्जिस्ट कर रहा है और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन भी करना है, तो मतलब एफ डैश सी को 0 करना है। लेकिन एफ डैश सी ये समझ में आ गया, लेकिन एफ डैश सी को 0 ही करना है रोल्स थ्योरम के हिसाब से, मुझे ये समझ में आ गया कि एफ डैश तो लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन के में लिमिट में एक्स है, लेकिन मुझे शक था कि यार रोल्स थ्योरम तब अप्लाई होता है जब एफ ए इक्वल हो, तो मैंने एफ ए और एफ बी निकाल के पहले देख लिया, इक्वल से रोल्स थ्योरम लग गया, तो इसलिए एफ डैश सी को 0 करवा दिया, ठीक है। देखिए बेटा हो रहा है, चलें बेटा आगे देखिए, यहां बेटा मेरे पास जो है ना एक और भी कॉन्सेप्ट है LMBT, उसको भी देखते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है मतलब पूरे, मतलब एक समझ में आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें?
अब देखिए ये क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है कि अगर एफ ए मतलब एफ एक्स बोलो या एफ बोलो, एफ इज continuous and differentiable, f is continuous and differentiable and एफ ए और एफ बी इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, तो फिलहाल हम बोल देते हैं एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, क्योंकि एफ ए एफ बी इक्वल हो गए तो रोल्स पे पहुंच जाते हैं। अगर एफ ए एफ बी इक्वल ना हो देन देयर एग्जिस्ट, बिल्कुल उसी तरह देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब ए बी के अंदर कोई सी ऐसा जरूर है वेयर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है भैया, अब बड़े ध्यान से देखिए ऐसा क्यों बोला गया। देखिए चीज वही है, एफ डैश बी की बात कर रहा है, बस एफ डैश इसने जीरो नहीं बोला, सही है। तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी बोला है। ये रोल्स थ्योरम में क्या होता था, एफ एफ बी इक्वल होते थे तो यहाँ एफ बी एफ ए कट जाते थे, एफ डैश जीरो हो जाता था, तो वो भी तो यहीं से निकल के गया ना। अब इसने ये क्यों बोला बस वो देख लीजिए आप। एफ बी अगर इक्वल नहीं है, मैं कोई ग्राफ बना के देखो बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई ग्राफ बनाया, मान लीजिए ये है बेटा x इक्वल टू ए, ये पॉइंट है बेटा x इक्वल टू बी, ये एफ ए अलग है बेटा और एफ बी अलग है, ठीक है। वाई एक्सिस आप बोल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस बोल दिया, तो एफ ए अलग वैल्यू है, एफ बी अलग वैल्यू। तो बेटा अगर ये इक्वल नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको मिलाता हूँ, अगर बेटा मान लीजिए मैं इसको ज्वाइन करवाता हूँ ए और बी इन पॉइंट्स, ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्या है बी कोमा एफ बी और ये पॉइंट क्या है बेटा ए कोमा एफ है, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसके पैरेलल कहीं टेंजेंट आ सकती है क्या, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचूं, इस पर टेंजेंट खींचूं बेटा, यहाँ कहीं दिख रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो बनेगी भाई, कहीं ना कहीं तो इसके पैरेलल टेंजेंट बनेगी। मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बेटा मैं x इक्वल टू सी बोल देता हूँ कि ये मान लीजिए x इक्वल टू सी है, तो यहाँ टेंजेंट जो है वो मैंने इसके पैरेलल बनाई है, तो यहाँ जो टेंजेंट का स्लोप होगा बेटा, टेंजेंट का स्लोप मतलब f इस पॉइंट पर f डैश की वैल्यू वो किसके इक्वल होगा, इसे मैं a और इसे b बोल दूँ तो इसके इक्वल होगा ना ab के स्लोप के, क्योंकि बेटा मैंने ab लाइन के पैरेलल टेंजेंट बनाई थी ना, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप ab के स्लोप के इक्वल होगा, और ab का स्लोप क्या होगा बेटा 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से भाई, वो होता है ना बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया। तो एफ डैश सी की वैल्यू ये बोली गई, मतलब ये बोली गई, ये तो बोला एफ डैश सी की वैल्यू ये होगी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि थ्योरेटिकली भी इसको सुन लो कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन बेटा डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, ए और बी इक्वल होने जरूरी नहीं है, तो बेटा बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा सी, ए से बी के बीच में कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा जरूर रहा होगा जिस पर जो टेंजेंट है वो ए बी के पैरेलल होगा, मतलब जिस पॉइंट पर एफ डैश की वैल्यू इसके ए बी के स्लोप के इक्वल होगी। तो दिख रहा है बेटा ये तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो पैरेलल टेंजेंट बनेगा। तो बेटा वो कई बार टेंजेंट की फॉर्म में भी ये इस लैंग्वेज लिख सकता है, तो हमें समझना होगा लैंग्वेज की बात। ठीक है बेटा, मैं इस बात को भी लिख देता हूँ थ्योरेटिकली, बड़ी अच्छी बात होगी, फ्यूचर में आपको थोड़ा कभी ध्यान रह जाए तो। क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऐसे करके वो कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमें समझ में आना चाहिए। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, in a comma b, then there exists some point c belongs to a comma b for which या at which
टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन joining the points A and B। बात समझ में आ रही है कि A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल टेंजेंट कहीं ना कहीं होगी, और कैसे होगी वो अभी पिछले पेज पे हम लोग समझ चुके। तो अब हमें क्या सोचना है वो सुन लीजिए। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि जहां देयर एग्जिस्ट आ जाए कि और एफ डैश की बात जो है लग रही हो कि एफ डैश की बात की गई है और देयर एग्जिस्ट सम सी इन दिस इंटरवल, तो आपने बोला था रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। तो बात को सुनिए बेटा, अगर कहीं बोला जाए देयर एग्जिस्ट सम सी इन इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है, और एफ डैश की बात समझ में आ रही हो कि एफ डैश की बात की गई है, तो ये चेक करना कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं है। अगर एफ ए और एफ बी इक्वल है, कॉर्नर पे जो कॉर्नर है हमारे दोनों इंटरवल के, अगर उन पर एफ ए मतलब वैल्यू जो है फंक्शन की वो इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ एफ ए एफ बी इक्वल है, मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, एफ डैश सी को 0 करेंगे। और अगर एफ ए और एफ बी इक्वल ना हो तो बेटा आप कंफर्म कर लेंगे कि देयर एग्जिस्ट सी इन दिस इंटरवल। इसके साथ ये दिखने पर अगर एफ एफ बी इक्वल नहीं है तो एफ डैश सी इक्वल टू ये एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस सी, मतलब एल एम बी टी वाला एफ डैश सी लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को? और अगर समझ में नहीं ना आए कि एफ एफ बी इक्वल है या नहीं है, यही आपका क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप ये लगाओ, चूंकि बेटा अगर एफ एफ बी इक्वल खुद से हो गए फॉर्मूला में रखने के बाद तो आप खुद ही एफ डैश सी आपका 0 हो जाएगा, तो आप रोल्स थ्योरम में पहुंच जाओगे। सही बात है नहीं? तो आदत वैसे ये डालनी है कि एफ एफ बी इक्वल है और देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी की बात हुई है, तो इक्वल है तो रोल्स थ्योरम, और एफ एफ बी इक्वल नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाना है एलएमबीटी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ सी prescribed in fx prescribed in LMBT। ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में भी लिखे तो समझ जाना बेटा, एग्जाम्स में लिखा हुआ आ सकता है, शॉर्ट में है ना, आता है अक्सर। फॉर fx इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 इन इंटरवल 1 से 3। सही है भैया? मतलब मुझसे बोला गया कि 1 से 3 में जो है इंटरवल हो गया, फंक्शन हो गया, कि जो एलएमबीटी में सी था वो बताओ। तो बेटा हमें तो ये देखना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस इंटरवल में बस। तो देखो रूट एक्स माइनस 1 डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी, कोई दिक्कत है नहीं है, आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सही है, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन का रूट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है बेटा, मुझसे गलत बोला गया कि डिफरेंशिएबल का रूट हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन आप अब टेस्ट करेंगे तो 1 से 3 में कहीं कोई इनफिनिट डज नॉट एग्जिस्ट हो नहीं रहा। सही है, अब मान लो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है फंक्शन, और मुझसे बोला गया कि कहीं ना कहीं कि सी बताइए एलएमबीटी वाला, तो मैं समझ जाऊंगा। वैसे भी देखो जब इसने खुद ही एलएमबीटी की बात कर दी तो मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप F1 और F2 देखेंगे तो F1 आ रहा है 0 और F3 कितना आ रहा है बेटा, √2 आ रहा है, इक्वल नहीं है। ठीक है भैया, तो ये इक्वल नहीं है ना। वैसे मुझे सोचने की जरूरत नहीं थी, चूंकि रोल्स थ्योरम में सोचना पड़ता है कि इक्वल हुए तो ही हो पाए, यहाँ तो इक्वल की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने चेक कर लिया अपनी वजह से, या जस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ पक्का एलएमबीटी लग भी रही है इसमें। इसने बोला था कि सी की वैल्यू बताओ एलएमबीटी की, तो एलएमबीटी वाला सी क्या बोलता था कि एफ डैश सी बाय एलएमबीटी, तो ये होता था भैया कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक, ये हुआ करता था। तो और देखिए एफ डैश सी, एफ डैश एक्स निकालो,
1/2 रूट एक्स माइनस 1। तो बेटा एफ डैश सी की अगर मैं यहाँ बात करूंगा, एफ बी कितना हो गया, मतलब F1 ऐसे रखा जाएगा ना बेटा, F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1। एफ डैश सी हो गया मेरे पास 1/2 रूट सी माइनस 1, और बेटा ये कितना हो गया F3 रूट 2 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवा लीजिए, ये 1/2 आ गया राइट साइड में। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जब करवाएंगे तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 1 इक्वल टू रूट 2 रूट सी माइनस 1। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो 1/2 इक्वल टू आ जाएगा बेटा सी माइनस 1। तो सी इक्वल टू आ गया बेटा 3/2। क्या इसी इंटरवल में है 3/2? हाँ है, तो आ गया। कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए कई बार मल्टीपल वैल्यू आती है तो वही वैल्यू देनी होती है बेटा जो इस इंटरवल में हो, इस इंटरवल में ही तो लाई करता था ना सी। तो समझ गए बेटा, क्या एलएमबीटी की बात आए तो ये फॉर्मूला, और रॉल्स थ्योरम की बात आए तो एफ डैश इक्वल टू 0। और देखिए आगे, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दे कि भैया एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 ऑन इंटरवल 1,4। मान लीजिए फिर बेटा इसने बोला मुझसे कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी प्रेस्क्राइब्ड इन एलएमबीटी, प्रेस्क्राइब्ड इन एलएमबीटी। ठीक है, देखिए बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास कि देखिए वैसे आपको दिख रहा है F1 इक्वल टू 1/2 है और 1/3 है, और F4 इक्वल टू जो है बेटा वो 4/6 मतलब 2/3 है। तो इक्वल नहीं है, Fa नॉट इक्वल टू Fp। तो बेटा वैसे भी एलएमबीटी आना ही था, लेकिन इसने खुद ही बोल दिया तो बड़ी अच्छी बात है। तो एलएमबीटी लगाते हैं। एलएमबीटी क्या बोलता है कि F डैश सी इक्वल टू Fb माइनस Fa, तो यहाँ हो जाएगा बेटा F4 माइनस F1 4 माइनस 1। F डैश सी कितना हो गया, F डैश एक्स अलग से निकाल लेता हूँ बेटा पहले। तो F डैश एक्स मेरे पास हो रहा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स के हिसाब से हो गए है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर, और जी ये कितना हो गया बेटा यहाँ पे ऊपर x प्लस 2 माइनस एक्स ऐसे हो रहा है। तो बेटा 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए तो f डैश सी कितना हो गया बेटा 2 अपॉन c प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू F4 कितना हो गया F4 का गया ये रहा F4 इज 2/3, तो 2/3 माइनस F1 1/3 अपॉन 4 माइनस 1 मतलब 3 ऐसा हो गया। तो फाइनली हो गया बेटा 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करवाते हैं तो 18 इक्वल टू सी प्लस 2 का स्क्वायर। तो बेटा सी प्लस 2 इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3 रूट 2। तो सी की वैल्यू आ गई बेटा माइनस रूट 2 प्लस माइनस 3 रूट 2। लेकिन मैंने बोला था सी की वही वैल्यू ले बेटा जो इस इंटरवल के अंदर हो, दोनों इसके अंदर हो, दोनों हमारे आंसर है, एक हो एक हमारा आंसर है। बेटा 1 से 4 के बीच में कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, देखो एक वैल्यू तो मुझे दिख रही थी ये, और बेटा एक वैल्यू मुझे दिख रही है ये। बेटा ये तो नेगेटिव है, -2 -3 तो 1 से 4 के बीच हो ही नहीं सकता, इसको मैंने रिजेक्ट करवा दिया। क्यों रिजेक्ट करवाया वो आप समझ चुके हैं। 3 रूट 3 ये हो गया लगभग 3 × 1.4 मतलब ये हो गया लगभग जो है 4.5 के करीब में हो गया, और -2 तो बेटा हाँ सही है 1 से 4 के बीच में है ओवरऑल। तो बेटा ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भैया, तो बात समझ में आ गई, सही है, बात समझ में आ रही है बेटा। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होगा एक फॉर्मूला ऐसा दिखेगा ना सर जो एलएमबीटी से काफी मैच हो रहा होगा, जैसे बेटा इस पर भी काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे करनी है। एक काम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, वरना फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाएगी। वरना अभी 1-2 करवा भी दिया मैंने तो जल्दबाजी में हो, काफी अच्छे क्वेश्चन है वो। तो बेटा बाकी
नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस LMBT पे, और उसके बाद हम लोग किस पे स्विच कर जाएंगे बेटा, नेक्स्ट वाले पे, है ना, इसके मोनोटोनिसिटी के कुछ क्वेश्चन करके और मैक्सिमम मिनिमा पे हम लोग स्विच कर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।